नमस्कार दोस्तों। आज हम 2021 इकॉनमी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प पहला कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। और तीसरा विकल्प कह रहा है कि आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार यानी पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से विकल्प सही है? तो अगर हम देखें कि पहला कह रहा है कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व मतलब आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, तो एकदम सही है, केंद्र सरकार ही इसकी नियुक्ति करती है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के कतिपय प्रावधान हैं कि केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार होता है। तो हम देखिए, संविधान हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि संविधान उसको अधिकार देता है। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा अगर हम कॉमन सेंस से भी सोचें, क्योंकि हम पढ़ते हैं पॉलिटी और हम नहीं देखते हैं कि भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान हो कि केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है। तो दूसरा विकल्प हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कि आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, तो एकदम सही है। तो एक और तीन हमारा सही है, दूसरा हमारा गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा सी हो गया। ये इस वाले विकल्प को ना अगर हम कॉमन सेंस सोचते हैं कि यार हम इतना पढ़ते हैं पॉलिटी, हमने कहीं नहीं देखा, तब भी इसको हम गलत कर सकते थे। दूसरा गलत होने पर अपने आप आंसर मिल जाता है, क्योंकि देखिए दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, आंसर हमारा सी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है कि सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। और तीसरा कह रहा है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल बैंक खातों के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान करे। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे विकल्प सही है? तो अगर हम पहला विकल्प देखें कि सभी अनियत मजदूर कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा के हकदार हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन है कि शायद सैलरी जो है उनकी मजदूरों की 15,000 से ज़्यादा हो यानी प्लस हो, प्लस किसी कंपनी में लगभग 20 कर्मचारी होने चाहिए, 20 प्लस कर्मचारी, वो सभी मजदूर जो हैं वो ईपी इसके कर्मचारी भविष्य निधि के तहत कवर होंगे। तो हमारा पहला विकल्प गलत है। जब अगर हम पहला विकल्प कैंसिल आउट करेंगे तब देखिए हम अपने उत्तर तक आराम से पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। आंसर हमारा क्या हो गया? 2 और 3 हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दूसरा विकल्प कह रहा है कि सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं, तो ये हमारा सही है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के मजदूर, चाहे वो नियमित हो या अनियत हो, के लिए कार्य के घंटे निश्चित होते हैं। यदि वे उससे अधिक काम करते हैं तो वे ओवर टाइम के भुगतान मतलब उनको मिलेगा, वो उसके भुगतान के हकदार होते हैं ओवर टाइम के। तो दूसरा हमारा सही है। तीसरा विकल्प भी सही है, क्योंकि तीसरा कह रहा है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान केवल बैंक खातों के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान करे। तो ये बात भी हमारी सही है, क्योंकि मजदूरी भुगतान अधिनियम 2017 जो है सरकार को यह अधिकार देता है कि वह डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे, ठीक है, देने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए कुछ उद्योगों या प्रतिष्ठानों को बैंकों के माध्यम से सीधे भुगतान का निर्देश दे सकती है। तो हमारा 2 और 3 सही है, पहला विकल्प हमारा गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो अगर हम देखें, पहला विकल्प कह रहा है कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। दूसरा विकल्प कह रहा है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। और तीसरा विकल्प हमारा कह रहा है दरों में कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। और चौथा विकल्प कह रहा है सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय की कमी करना। तो ये कह रहा है कि मंदी का समय चल रहा है, ठीक है, और तो क्या कदम उठाए? मंदी मतलब है कि मंदी का मतलब क्या हो गया कि जब बाजार में लोगों के पास पैसा ना हो यानी कम पैसा हो, और इससे क्या होगा, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो मांग गिर जाएगी, और मांग गिरेगी तो क्या होगा? जो जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो कंपनियाँ हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो कम बनाएंगी, और जब कम प्रोडक्ट बनाएंगी तो इससे क्या होगा? उनको मजदूर कम चाहिए होंगे, और मजदूर कम चाहिए होंगे तो क्या करेंगे? वो छटनी कर देंगे, मजदूरों को बाहर निकाल देंगे। अब उनके पास भी पैसा नहीं होगा तो पूरा एक चक्र बन जाएगा। किसी के पास पैसा नहीं है तो यानी पैसा नहीं है तो लोग सामान खरीदेंगे नहीं, और सामान खरीदेंगे नहीं तो ये सर्कल चलता रहेगा। तो सरकार को ऐसे क्या कदम उठाना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे मंदी की स्थिति दूर हो सके? तो कह रहा है कि कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना। तो ये विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि ब्याज दर अगर बढ़ा देगी सरकार,
ठीक है। और तो क्या बैंक या जो भी है ब्याज दर अगर बढ़ा देंगे तो लोग पैसा बैंक से उधार नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास इतना ब्याज वो देंगे नहीं, तो पैसा लेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात मार्केट में पैसा आएगा नहीं। तो पहला विकल्प तो हमारा गलत हो गया। दूसरा तीसरा हमारा विकल्प कह रहा है कि कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। तो कर की वृद्धि कर देंगे तो लोगों का फिर पैसा नहीं होगा, तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय कम कर देगा। सार्वजनिक परियोजना में व्यय कम नहीं करेगा, व्यय बढ़ाएगा, कि जिससे क्या होगा कि पैसा मार्केट में आए और लोगों के पास पैसा आए तो लोग मार्केट से सामान खरीदें, जिससे मंदी की स्थिति दूर हो। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में वृद्धि करेगा। तो बिल्कुल जब वृद्धि करेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, खाली जेब भर जाएगी तो लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है मार्केट में जाएंगे और सामान खरीदेंगे, तो मंदी की स्थिति क्या होगी, दूर होगी। तो यही होता है कि जब रोजगार मिलने से लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वे क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बाजार से सामान खरीदते हैं, इससे मांग बढ़ती है, कंपनियां उत्पादन बढ़ाती हैं और मंदी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि, ठीक है, यानी सब चीज़ें अपवर्तित रहें लेकिन तब भी मांग में वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? तो पहला है कि किसी इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। दूसरा कह रहा है इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तीसरा कह रहा है कि वस्तु घटिया किस्म की हो और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो। और चौथा कह रहा है इसकी कीमत घटती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से सही है? तो पहला है कह रहा है कि इसकी स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो, तो ये हमारा एकदम सही है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर हम चाय पीते हो, हमारी आदत हो चाय पीने की, ठीक है, और चाय हो जाए महंगी, चाय अगर महंगी हो जाए तो कॉफ़ी क्या होगी, लोग कॉफ़ी की तरफ भागेंगे, यानी कॉफ़ी की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। यही कह रहा है स्थानापन्न का मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, यानी किसी वस्तु की सब्स्टिट्यूट वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए तो उसकी मांग क्या होगी, वही रहेगी, अपवर्तित रहेगी। तो हमारा पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। अब जैसे पूरक वस्तु मतलब सपोज कर लीजिए कि जैसे अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो लोग कार कम खरीदेंगे, यानी मांग घटेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। तीसरा कह रहा है वस्तु घटिया किस्म की हो और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि जब लोगों के पास पैसा आता है तो घटिया माल छोड़कर वो अच्छी क्वालिटी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, घटिया की तरफ नहीं बढ़ते, तो हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है इसकी कीमत घटेगी। ये तो हम जानते हैं मांग के नियम की ये परिभाषा ही है कि कीमत गिरेगी तो लोग मांग बढ़ेगी। तो हमारा चौथा सही है। ठीक है, तो आप यही समझिए कि इसी स्थानापन्न कीमत की वृद्धि और इसकी कीमत घटती है, तो 1 और 4 हमारा सही है, तो आंसर हमारा ये सही है। ठीक है, यही होता है। अगला देखिए, अगला है हमारा कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। और तीसरा हमारा विकल्प कह रहा है कि वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 को के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो अगर हम देखें कि पहला विकल्प कह रहा है ना, राज्य सरकारों द्वारा और स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण और विनियमन किया जाता है, किनका, सहकारी बैंकों का। तो पहला हमारा गलत है, शहरी सहकारी बैंकों का। क्यों? क्योंकि शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण और विनियमन दोहरी व्यवस्था होती है, ठीक है, तो इसमें डुअल रेगुलेशन होता है। इसके तहत क्या होता है कि बैंकिंग से जुड़े कार्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जिम्मेदार होती है, और जबकि पंजीकरण हो गया, इसका प्रबंधन हो गया, यह सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है। तो ठीक है, तो यानी क्या हुआ कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें आरबीआई की भी भूमिका होती है। तो पहला विकल्प हमारा गलत हो गया। अगर हम पहला गलत करें तब भी देखिए हम उत्तर तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल, आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, बाकी दोनों देखते हैं। दोनों विकल्प कह रहे हैं, दूसरा विकल्प कह रहा है कि इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। तो ये एकदम सही है कि आरबीआई ने हाल में नियमों में बदलाव किया है, जिसके लिए क्या किया उन्हें, यूसीबी यानी जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अब क्या करेंगे, पूंजी जुटाने के लिए यानी इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर यानी शेयर जारी कर सकते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि वो शेयर जारी करेंगे तो उनका पैसा आएगा। तो दूसरा हमारा सही है। तीसरा भी हमारा सही है, क्योंकि सहकारी बैंकों को ना 1966 में क्या किया गया, एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया, ठीक है, ताकि उन पर बैंकिंग नियमों को लागू किया जा सके। ठीक, तो ये भी हमारा सही है। तो यानी 2 और 3 हमारे सही हैं, पहला हमारा गलत है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बैंकिंग इतिहास है ना, 1966 एक बड़ा साल था, ठीक है, इसमें सहकारी बैंकों को बैंकिंग नियमों के तहत लाया गया था, और यह एक स्टैंडर्ड फिक्स बार बार ये पूछा जाता है। तो 1966 वाला नियम हमेशा याद रखिएगा।
तो ये हमारा 2 और 3 सही है, पहला गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा बी हो गया। ठीक, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, कह रहा है भारतीय सरकारी बांड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होते हैं? तो पहला है कि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, दूसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई, और तीसरा कह रहा है मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी हमारा बॉन्ड जो है किन चीज़ों से प्रभावित होता है। अब देखिए, बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड यील्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि सीधा मतलब है कि निवेश करने पर बॉन्ड पर क्या होगा, कितना फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, और यह कारण बाहरी और आंतरिक प्रभावों से प्रभावित होता है, सीधा तौर है, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि जो इकोनॉमी वर्तमान जो चल रहा है मामला, जो पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, आज वैश्विक अर्थव्यवस्था है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा भी प्रभाव होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होनी होनी है। ठीक है, अब पहला जैसे कह रहा है यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक की कार्रवाई, तो अगर हम मानते हैं कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक, यानी यही जो तुम्हारा फेड हो गया, फेडरल रिजर्व हो गया बैंक, जो ब्याज दरें अगर बढ़ाता है तो विदेशी निवेशक क्या करेंगे? भारत जैसे देश से पैसा निकालेंगे और अमेरिका में क्या करेंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। तो इससे भारत के बांड की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी तो बांड की यील्ड क्या होगी? बढ़ जाती है, इसलिए यह प्रभावित करता है। तो ये हमारा सही है। ठीक, दूसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई। अब आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियां लागू करती है, रेपो रेट वगैरह है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह है, तो सीधे तौर पर बांड की कीमतों और उनकी यील्ड को नियंत्रित करता है, इसलिए ये भी प्रभावित तो करेगा करेगा, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है मुद्रास्फीति, तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो निवेश अधिक ब्याज की मांग करते हैं। क्यों मांग करेंगे? क्योंकि उनके पैसों की वैल्यू बनी रहे। ठीक है, तो वो भी, उससे भी यील्ड प्रभावित होगी। तो 2 1 2 3 तीनों सही हैं। आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। तो यही है कि इस तरीके के प्रश्न आए ना तो हमेशा दिमाग में यही चीज़ रखिएगा, क्योंकि आज अर्थव्यवस्था वैश्विक हो चुकी है, तो सभी एक दूसरे को प्रभावित करते ही करते हैं। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ों में इसी तरीके से सोचना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, दूसरा कह रहा है कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, तीसरा कह रहा है वैश्विक निक्षेपागार इन डिपॉजिटरी प्राप्तियां, और चौथा कह रहा है अन्वेषी विदेशी जमा। उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी या प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है? यानी किसे प्रत्यक्ष निवेश माना जाएगा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश माना जाएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ये एफडीआई की बात कर रहा है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की बात कर रहा है। तो देखिए, पहला कह रहा है विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड। ठीक, तो ये हमारा सही है, क्योंकि ये ऐसे बॉन्ड हैं जिन्हें बाद में शेयरों में बदला जा सकता है। ठीक, मैंने इक्विटी बॉन्ड है जिन्हें बाद में हम शेयर में बदल सकते हैं, और जब इन्हें हम शेयर में बदला जाएगा तो क्या होगा? इसको हम एफडीआई का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब पहले तो ये बॉन्ड रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा? शेयर में बदल जाएंगे, तो इनको हम एफडीआई का हिस्सा मान लेते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई हम बोलते हैं। अगर कोई एफआईआई किसी कंपनी के 10% से अधिक शेयर खरीद ले, ठीक है, तो उसे हम एफडीआई मानते हैं। ये भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है वैश्विक निक्षेपागार इन डिपॉजिटरी प्राप्तियाँ, तो यह क्या होता है कि विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने का एक तरीका है, इसे भी एफडीआई माना जाता है। तो ये भी हमारा सही है। चौथा कह रहा है अनवासी विदेशी जमा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यह बैंक खाते जो होते हैं, इसमें एनआरआई जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये बैंक खातों में जमा किया गया पैसा, यह निवेश नहीं बल्कि क्या होता है, एक तरीके से कर्ज की श्रेणी में आता है, जिसे बैंक अपने पास बैंक को वापस करना होता है, इसलिए एफडीआई नहीं है बल्कि एक तरीके से कर्ज है। ठीक है, तो हमारा 1 2 और 3 सही है, और चौथा हमारा गलत है। अब जैसे अगर हम देखें ना, एफडीआई है एफआईआई के बीच में अक्सर हम लोग ना क्या होता है बताएं, कि एफडीआई मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। ठीक, और एफआईआई हो गया जो हम पढ़ते हैं ना, एफआईआई हो गया या एफपीआई हो गया। ठीक है, ये सिर्फ मुनाफा कमाने के उद्देश्य से आते हैं, और एफडीआई इन्वेस्टमेंट करता है, यानी एक तरीके से मालिकाना हक भी प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब जैसे हम देखें कि जहाँ जमा हो या ऋण है शब्द आए, तो तुरंत मतलब उसको ध्यान दें कि एफडीआई क्या होता है, हम हमेशा व्यवसाय की हिस्सेदारी के रूप में आता है। वह बैंकों में पैसा रखता नहीं है, बल्कि क्या करेगा? उसको वो करेगा अपने मतलब पैसा बनाने के उद्देश्य से आएगा, इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से आएगा। ठीक है, अब याद रखने की एक और बात है कि अरविंद मायाराम समिति जो थी उसके अनुसार क्या था कि यदि निवेश क्या हो 10% से ज़्यादा हो, ठीक, तो क्या होगा कि लंबी अवधि के लिए हो, यानी 10% से ज़्यादा हो, लंबी अवधि के लिए हो, तो उसे हम क्या मानेंगे? एफडीआई मानेंगे। किसने कहा? अरविंद मायाराम समिति के अनुसार ये बात कही गई है। यानी यदि 10% से कम है तो वो शेयर बाजार के माध्यम से आएगा, उसे हम एफपीआई कहेंगे। ठीक, तो एफडीआई एफपीआई में यही अंतर हो गया कि एफडीआई क्या हो? 10% से ज़्यादा हो और लॉन्ग टर्म के लिए आए।
ठीक। और एफपीआई क्या हो 10% से कम हो, लॉन्ग टर्म के लिए ना आए ऐसा स्थिति, तो ये अरविंद मायाराम समिति के अनुशंसा थी। तो हमारा आंसर तो हमने देख ही लिया था, आंसर हमारा क्या था, ये हमारा सही था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। दूसरा कह रहा है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। और तीसरा विकल्प कह रहा है व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे विकल्प सही है? तो जैसे हम देखें कि पहला विकल्प कह रहा है विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, नहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, तो एकदम ये सही बात है कि जब मुद्रा का अवमूल्यन होगा, जैसे मान लीजिए $1 बराबर 80 रुपये है और जब उसका हम अवमूल्यन कर दें तो $1 बराबर 90 रुपये हो जाए, तो विदेशी खरीदारों के लिए हमारा सामान क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा निर्यात बढ़ेगा और इससे हमारी अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा होगी, तो पहला विकल्प सही है। दूसरा कह रहा है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, तो ये हमारा विकल्प गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का वैल्यू कम होना, तो यह क्या हो, यह मूल्य को बढ़ाता नहीं है बल्कि क्या करता है, घटाता है। यहाँ क्या लिखा है, घरेलू मुद्रा विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, गलत है। तीसरा कह रहा है व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि व्यापार संतुलन में सुधार लाएगा, जरूरी नहीं है कि सुधार लाएगा। अगर हम अपना मुद्रा का मूल्य कर दो तो सुधार आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए हमारा आयात है, जैसे तेल है, बहुत महंगे हो जाए और निर्यात उतना ना हो, तो हमारा जरूरी थोड़े हमारा व्यापार संतुलन सही हो जाए। तो तीसरा गलत है, एक सिर्फ सही है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? पहला कह रहा है स्थावर संपदा के क्रय और विलासता युक्त आवास में निवेश करने के लिए संसाधनों का अपयोजन। दूसरा का विकल्प कह रहा है अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना आदि का क्रय। और तीसरा कह रहा है राजनीतिक दलों को बड़े चंदे या क्षेत्रवाद का विकास। और चौथा कह रहा है कर अपवंजन के कारण राजकोष की हानि। तो यानी क्या है, मतलब है कि अगर काला धन सृजन होगा तो इससे भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण क्या होगा? ठीक, तो अगर हम पहला विकल्प देखें, कह रहा है कि स्थावर संपदा यानी रियल इस्टेट, और रियल इस्टेट या विलासिता की वस्तुएं हो गई। कह रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था जो है वो निवेश होगा। ठीक है, ये सोने चांदी हो गया, अर्थव्यवस्था जो भी इन चीज़ों को मानिए, यानी रियल इस्टेट हो गया, विलासिता में आप सोना चांदी मान लीजिए कि इनमें अगर निवेश होगा तो अर्थव्यवस्था में संसाधन गलत जगह लगते हैं, लेकिन हम गलत जगह लगते हैं, लेकिन ये सरकार के लिए इतना मतलब सरकार इस पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण या फंड का मामला नहीं है, लेकिन इसमें सरकार को उतना नुकसान भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, यही इसमें भी कह रहा है कि गहना सोना चांदी जवाहरात वगैरह, तो ये वही बात हो गई। हैं जरूर संवेदनशील मुद्दे, लेकिन उतने संवेदनशील नहीं है। तीसरा कह रहा है कि राजनीतिक दलों को बड़े चंदे या क्षेत्रवाद का विकास होना, तो ये भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों को चंदा देना लोकतंत्र के लिए बुरा है। ठीक है, लेकिन यह सरकार की आर्थिक चिंता का विषय नहीं है। राजनीतिक चिंता हो सकती है लेकिन आर्थिक चिंता तो नहीं है, तो तीसरा भी हमारा गलत है। चौथा कह रहा है कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, ये विकल्प हमारा सही है, क्योंकि काला धन आए, काला धन क्या होता है, ऐसा धन होता है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, यानी टैक्स चोरी हो। और जब टैक्स चोरी होगी तो सरकार के खजाने में सीधा सीधा पैसा मतलब कम आएगा, और इससे सरकार क्या करेगी, वो पैसा कल्याणकारी योजना में खर्च नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इससे सरकार को राजस्व की बहुत बड़ी हानि होती है, और ये प्रशासनिक के साथ आर्थिक दोनों चिंताएं हैं, तो हमारा विकल्प डी सही है। और वैसे भी ध्यान रखिए ना, जब कभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो तो इस तरीके का ऑप्शन ही मारना चाहिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तब भी आप यही मार के आइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ा देगा, यानी मार्केट में पैसा ला देगा। ठीक, तो पहला हमारा कह रहा है कि सार्वजनिक ऋण की चुकौती। दूसरा कह रहा है कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। तीसरा कह रहा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना। और चौथा कह रहा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। यानी कौन सा मुद्रास्फीति कारक सबसे ज़्यादा है? तो पहला कह रहा है जैसे सार्वजनिक ऋण की चुकौती, तो इसमें क्या होता है ना कि जब सरकार अपना कर चुकाती है तो पैसा लोगों के पास वापस जाता है, सही बात है, लेकिन इससे महंगाई बढ़ती है, लेकिन ये सबसे घातक नहीं है। ठीक है, यानी इससे भी घातक चीज़ें और हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं है, तो पहला हमारा कैंसिल आउट हो गया। दूसरा कह रहा है कि बजट घाटे में वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। अब जैसे बजट घाटे का बजट बनाया और जनता से उधार लिया, तो इसमें जनता के हाथ से पैसा निकल कर सरकार के पास चला जाता है, यानी बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है, यानी महंगाई कम होगी, बढ़ेगी नहीं, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि मुद्रास्फीति को कम करेगा, बढ़ाएगा तो नहीं। तीसरा विकल्प कह रहा है कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, तो इससे क्या होगा, बैंकों के ऋण देने की क्षमता पर असर पड़ता है, लेकिन
या मतलब उतना खतरनाक नहीं होगा जितना कि हमारा डी विकल्प खतरनाक होगा, नई मुद्रा वाला। तो ये भी हमारा गलत है। चौथा कह रहा है बजट घाटे के वित्तीय की नई मुद्रा का सर्जन करना, ये सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब सरकार नई करेंसी छापती है तो अर्थव्यवस्था में बिल्कुल नया पैसा आ जाता है, और यानी बिना किसी उत्पादन के वृद्धि के। अब इस घाटे के इसे हम घाटे का वित्त पोषण कहते हैं। और जब ज़्यादा पैसा कम सामानों का पीछा करेगा, यानी पैसा ज़्यादा है और सामान का उत्पादन हुआ है कम, तो क्या होगा? सामानों की कीमत बढ़ जाएगी। अब यानी यह मुद्रास्फीति को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो विकल्प हमारा डी सही है, ना कि बाकी। तो मुद्रास्फीति के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? नई मुद्रा का सर्जन। ठीक है, क्योंकि वो मांग के अनुरूप नहीं है, वो मांग को और ज़्यादा क्रिएट कर देगा। तो हमारा चौथा विकल्प सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? किसमें? मुद्रा गुणक में। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, बैंकों के सांविधिक चलन निधि अनुपात में वृद्धि, तीसरा लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, और चौथा करें देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो आप कुछ सोचिए कि किससे मुद्रा गुणक बढ़ेगा। मुद्रा गुणक समझ रहे हैं? मुद्रा गुणक मतलब जैसे कि 1 रुपये का सिक्का है, हमने दुकान से 1 रुपये की माचिस खरीद ली, माचिस वाला गया, उसने उस 1 रुपये से मान लीजिए कि कुछ और खरीद लिया, टॉफ़ी खरीद ली। तो टॉफ़ी वाला गया, उस 1 रुपये से जाके उसने चीनी खरीद ली। मतलब सिक्का घूम रहा है लगातार, यानी अगर जितने हाथों से जाएगा उतने रुपए की मांग क्रिएट करेगा। अगर 1 रुपये का सिक्का 19 लोगों के पास निकल जाए तो 19 रुपये की मार्केट में क्या करेगा? मांग क्रिएट कर देगा। तो इसे हम बोलेंगे मुद्रा गुणक, यानी मुद्रा का गुणक होने लगा है। ठीक है, तो ये मुद्रा गुणक इसी को हम बोलते हैं। अब क्या होगा? कह रहा है कि अब इसमें देखिए, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या लगेगा? लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। क्या होगा कि जब लोग अपना पैसा घर से निकालेंगे और उसकी कहाँ जमा करेंगे? बैंकों में जमा करेंगे। बैंक क्या करेगी? उस पैसे का लोन देगी, और लोन में जब अधिक से अधिक पैसा जाएगा तो इससे क्या होगा? पैसा फिर से किसी और के खाते में जाता है, और फिर लेन देन ये बढ़ता रहता है, यानी मल्टीप्लाई होती रहती है। यानी हमने अपना पैसा जमा किया, बैंक ने किसी कंपनी वाले को दे दिया उधार, कंपनी वाले ने सामान बनाया, उसने कच्चा माल उठाया, कच्चे माल वाले ने फिर रॉ मटेरियल उठाया कुछ बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए। तो ये पूरा चक्र चलेगा, यानी पूरा क्या बन जाएगा? पूरा एक गुणक होने लगेगा। मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ जाने लगेगी। तो सबसे प्रश्न क्या, उत्तर क्या होगा? लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। अब जैसे पहला कह रहा है विकल्प हमारा, पहला विकल्प कह रहा है कि बैंकों की आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, तो ये भी नहीं है। बैंकों की सामर्थ्य, ये भी नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, ये भी नहीं है। ये सारे विकल्प उतने नहीं हैं अच्छे, क्योंकि ये सबसे सुपर विकल्प हैं। ठीक, अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है। यानी मांग प्रेरित वृद्धि किस कारण से होती है? तो हम देखें, पहला कह रहा है विस्तारकारी नीतियाँ, यानी जब सरकार या आरबीआई बाजार में पैसा बढ़ाते हैं, यानी ब्याज दर कम कर दें, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक धन आता है, तो इससे बढ़ेगी। तो एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है राजकोषीय प्रोत्साहन, यानी जब सरकार क्या करे, खर्च बढ़ाता है या टैक्स कम कर देती है, तो जनता के जेब में अधिक पैसा आएगा, तो इससे भी मांग बढ़ेगी। तो ये भी सही है। तीसरा हमारा विकल्प कह रहा है कि मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी। ठीक है, मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, तो ये हमारा विकल्प गलत है। क्यों गलत है? यह अक्सर मुद्रास्फीति के बाद की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह लागत तो बढ़ा सकती है, लेकिन सीधे तौर पर नई मांग पैदा करने का यह मुख्य कारण नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा गलत है। चौथा कह रहा है उच्च क्रय शक्ति। ठीक है, तो उच्च क्रय शक्ति ये एकदम सही है, क्योंकि अगर लोगों की आय बढ़ती है तो उनके खरीदने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, इससे अधिक सामान मांगेंगे। ठीक है, तो ये सही है। पाँचवा कह रहा है बढ़ती ब्याज दर, तो हमारा विकल्प ये भी गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह मांग को कम करने का तरीका है। बढ़ती ब्याज दर, अगर ब्याज बढ़ जाएगी तो ब्याज दर बढ़ जाएगी तो लोग पैसा कम लेंगे, ब्याज बढ़ेगा तो लोग लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग कम खर्च करेंगे। तो ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो? 1, 2, 4। ठीक, अगला हमारा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला कह रहा है खुदरा निवेशक डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार से राजकोषीय ट्रेजरी बिल और भारत सरकार से ऋण बांड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है बातचीत से तय लेन देन प्रणाली आर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। और तीसरा विकल्प कह रहा है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या से सही है? तो अगर हम पहला देखें तो पहला विकल्प हमारा एकदम सही है। ठीक है,
क्यों सही है? क्योंकि कह रहा है कि ना कि खुदरा जो निवेशक होते हैं डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार से ट्रेजरी बिल या भारत सरकार के ऋण बांड में निवेश कर सकते हैं। तो एकदम सही है, क्योंकि आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम के आने के बाद क्या किया, आम लोग भी ट्रेजरी बिल और सरकारी बॉन्ड सीधे निवेशक कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं उनमें। तो उसके लिए डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है, तो सही बात है। दूसरा कह रहा है कि बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलाने भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। तो ये भी एकदम सही है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जिससे आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए बनाया है। तो एकदम सही है। तीसरा विकल्प हमारा कह रहा है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। तो ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो हमारा ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है को बीएसई या अन्य बैंकों के साथ मिलकर प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इसमें आरबीआई शामिल नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई शामिल नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। आंसर हमारा 1 और 2 हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि बार्टर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा विकल्प कह रहा है कि यह जल में एवं स्वच्छता क्षेत्र के में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया। और तीसरा कह रहा है इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के लिए बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं पूरे करने के लिए सामर्थ्य बनाना है। तो कौन सा विकल्प सही है?